सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में जब मनोरमा जी की नींद खुली तो उसने घड़ी की ओर देखा कि 6 बज गए हैं। हाय राम, इतनी देर हो गई, कहीं नल चला ना गया हो। यदि नल चला गया होगा तो बहू चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेगी। जैसे तैसे मनोरमा जी बिस्तर से उठी और पानी भरने लगी। पानी भरकर अपने लिए चाय बनाई और कमरे में आकर रजाई में बैठकर चाय पीने लगी। बेटे बहू अभी तक सोए हुए थे। चाय पीते हुए मनोरमा जी सोचने लगी कि जब 4 साल पहले रचना इस घर की बहू बनकर आई थी तो वो कितनी खुश थी कि बहू के रूप में उसे बेटी मिल गई। लेकिन कितनी होशियारी से बहू ने उसके बेटे रमेश और इस घर को छीन लिया और उसे जरा भी आभास न होने दिया। रमेश मनोरमा जी का इकलौता बेटा था। शादी के 8 साल बाद बड़ी ही मान मन्नत कर उसकी सूनी गोद में रमेश को भगवान ने डाला था। बेटे को देख दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। रमेश जब 4 साल का हो गया तो स्कूल जाने लगा। उसके स्कूल का वो पहला दिन आज भी मनोरमा जी को याद है। जब वो रमेश को पहले दिन स्कूल छोड़ने गई थी तो वो कितना रोया था। मनोरमा जी का हाथ थामकर आंसुओं से भरी आंखें लिए बोल रहा था, माँ, मैं आपके बिना स्कूल में अकेला कैसे रहूँगा। प्लीज़ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, यही मेरे साथ बैठ जाओ। उसकी मासूमियत सी बातें सुनकर मनोरमा जी उसके गालों को सहलाते हुए बोली, स्कूल में सभी बच्चे माँ को छोड़कर आते हैं बेटा, माँ उसके साथ नहीं बैठ सकती। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी मेरे लाल। ये सुनते ही रमेश ने मनोरमा जी से लिपट कर कहा था, आते होंगे सभी बच्चे, उन्हें उनकी माँ से प्यार नहीं होगा। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे तैसे करके मनोरमा जी उसे बहला फुसला कर उसकी क्लास में बिठाकर आई थी। धीरे धीरे रमेश को स्कूल जाने की आदत हो गई तो उसका रोना भी बंद हो गया और खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। समय बीता, रमेश बड़ा हुआ, उसकी नौकरी लग गई तो मनोरमा जी उसकी शादी के लिए उसके पीछे पड़ गई। रोज रमेश से कहती, जल्दी से शादी कर ले बेटा और मुझे बहू ला दे जो इस घर को खुशियों से भर दे, जिसके आने से घर में और भी रौनक आ जाए। पर रमेश हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक एक कर रमेश अपने माता पिता के लाए हुए हर रिश्ते को इनकार कर देता। एक दिन रमेश के पिता श्यामलाल जी ने पूछ ही लिया, बेटा, तुझे कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता दे, कहीं फालतू में हम बहू ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हों। तो रमेश ने धीरे से अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, एक लड़की है रचना, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अभी वो एक स्कूल में टीचर है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ माँ, और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। तो मनोरमा जी ने पूछा, दिखने में कैसी है बेटा? तो रमेश बोला, बहुत खूबसूरत है माँ। आज पहली बार मनोरमा जी के मन में ये बात चुभी थी, क्योंकि आज तक उसके बेटे ने कभी उससे कोई बात ना छुपाई थी। खैर जल्द ही मनोरमा जी और श्यामलाल जी रचना और उसके घर वालों से मिले और दोनों का रिश्ता तय हो गया। जल्द ही रचना मनोरमा जी के घर की बहू बनकर आ गई। बहू आने के बाद मनोरमा जी बहुत खुश थी। रचना ने जल्द ही घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। दोनों सास बहू मिलकर काम कर लेती। सबका जीवन बड़े ही अच्छे से कट रहा था। शादी के बाद रचना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो मनोरमा जी और श्यामलाल जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पूरे दिन अपनी पोती के साथ खेलते खुश रहते। पर अचानक से एक दिन हार्ट अटैक से मनोरमा जी के पति श्यामलाल जी की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बेटे बहू और पोती के मोह में अंधी मनोरमा जी अपने पति को समय देना ही भूल गई थी। उसे पता न था
कि इतनी जल्दी ही श्यामलाल जी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। कई बार श्यामलाल जी मनोरमा जी से कहते थे, क्या हर समय बेटे बहू और पोती के आगे पीछे घूमती रहती हो? कभी समय निकाल कर मेरे साथ भी बैठा करो, घूमने चला करो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम पछताती रह जाओ। आज सच में मनोरमा जी को पछतावा हो रहा था, पर क्या करें, चाहकर भी बीता हुआ समय तो वापस नहीं ला सकती थी। श्यामलाल जी की मृत्यु के 4 महीने बाद ही रचना ने बड़ी ही चालाकी से पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया था और धीरे धीरे मनोरमा जी से काम लेना शुरू कर दिया। माँ, आज मुझे नहाने में देरी हो गई, क्या आप रमेश के लिए नाश्ता बना देंगी? तो मनोरमा जी भी खुशी खुशी नाश्ता बना देती। कभी बहू कहती, माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी पोती को नहला दो, स्कूल के लिए तैयार कर दो। तो मनोरमा जी भी खुशी खुशी सब काम कर देती। पर धीरे धीरे रचना ने घर के सारे कामों से हाथ पीछे खींच लिए थे और मनोरमा जी के ऊपर हर काम की जिम्मेदारी लाद दी। सीधी सादी मनोरमा जी भी रचना की मंशा को जान ही ना पाई और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब उसके पति श्यामलाल जी जीवित थे, काम तो वो तब भी करती थी, पर तब कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी के ऊपर अधीन है। पहले इस घर में जो कुछ भी था उसका अपना था, पर अब ऐसा नहीं था। अब मनोरमा जी के हर काम में रचना मीन मेख निकालने लगी थी। उन दिनों रमेश भी दफ्तर में अधिक व्यस्त हो गया था। मनोरमा जी अपने बेटे से शिकायत तो करना चाहती थी, पर बेटे का पत्नी के प्रति प्रेम देखकर उसे लगता कि बेटा अब पत्नी भक्त हो गया है। उसे एक शब्द भी कहूँगी तो वो मेरी नहीं सुनेगा, इसलिए चुप रह जाती। लेकिन मन ही मन में उसके एक टिस्सी उठती कि बहू तो पराई थी, पर बेटा तो अपना था। जो बेटा बचपन में उससे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता था, आज उसके पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं है। पर इस कमी को वो अपनी पोती के साथ खेल कूद कर दूर करती। लेकिन रचना से दादी पोती का ये स्नेह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। रचना अपनी बेटी को अपनी दादी के करीब नहीं जाने देती। जिस घर में कभी मनोरमा जी पति का हाथ थामकर महारानी बनकर आई थी, आज उस घर में उसकी स्थिति एक नौकरानी की तरह हो गई थी। माँ, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? नाश्ता नहीं बनाना है क्या? रमेश को देरी हो जाएगी। बहू की आवाज़ से मनोरमा जी अतीत से वर्तमान में लौटी और जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पति को गुजरे हुए 1 साल बीत गया, पर इस साल भर में एक पल भी उन्हें सुख का नसीब नहीं हुआ। रचना का मायका भी इसी शहर में होने की वजह से वो सुबह जाती और शाम को लौट आती। ऐसे में भी घर की जिम्मेदारी मनोरमा जी पर ही रहती। एक दिन रचना ने अपने पति रमेश से कहा, मेरी बुआ की बेटी की शादी है, इसलिए मैं 2-3 दिनों के लिए शादी में जा रही हूँ। तो रमेश ने भी हाँ कर दी। उसके हाँ बोलते ही रचना और उसकी बेटी शादी में जाने के लिए निकल गई। अगले दिन रोज की आदत अनुसार मनोरमा जी की नींद सुबह 5 बजे खुल गई थी, पर फिर घड़ी देखी तो फिर से सो गई। आज उसका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आज उसे किसी बात का डर नहीं था कि पानी चला जाएगा तो बहू चिल्लाएगी। उसे पता था कि नल 7 बजे तक तो चलेगा ही, इसलिए आराम से फिर से सो गई। जब आँख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। देखा तो रमेश चाय का कप हाथ में लिए उसे आवाज़ दे रहा था, माँ उठो ना, चाय पी लो। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तुम अब तक नहीं उठी? चाय बगल में टेबल पर रखते हुए रमेश ने कहा। तो कुछ पल के लिए मनोरमा जी को यकीन नहीं हुआ कि सच में रमेश उसके सामने खड़ा है। मनोरमा जी ने कहा, रमेश, तूने चाय बनाई है और मेरे लिए?
तो रमेश बोला, हाँ माँ, और पानी भी भर दिया है मैंने। तुम आराम से सो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें किस लिए उठाऊं। तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा आज आँख ऐसी लग गई कि कब 8 बज गए पता ही न चला। आज न जाने कितने समय बाद इस तरह अपने बेटे के साथ बैठकर मनोरमा जी ने चाय पी होगी। चाय पीकर मनोरमा जी ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं दोपहर में घर पर आ जाऊँगा और अभी मैं ब्रेड बटर खाकर चला जाऊँगा। तुम आराम करो, कहकर रमेश वहाँ से उठकर चला गया और कुछ देर बाद ही ऑफिस के लिए तैयार हो गया और जाते जाते मनोरमा जी से बोला, माँ आज दोपहर का खाना मत बनाना, मैं बाहर से कुछ लेकर आऊँगा। बोलकर रमेश वहाँ से निकल गया। तो आज मनोरमा जी भी नहा धोकर तैयार होकर आंगन में बैठे धूप का आनंद ले रही थी, वरना बाकी दिन तो वो इस समय घर के कामों में लगी रहती थी। तभी उसे सामने से अपनी पड़ोसन आती हुई दिखाई दी, तो मनोरमा जी भी गेट खोलकर बाहर चली गई और उनसे बातें करने लगी। दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। आज मनोरमा जी बेफिक्र होकर पड़ोसन से बातें कर रही थी, क्योंकि बाकी दिन अगर मनोरमा जी किसी पड़ोसन के साथ बोल भी लेती तो बहू उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती। पर आज कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। बातें करते करते 1 घंटा कब बीत गया उन्हें पता ही न चला। अंदर आकर मनोरमा जी ने कुछ रिश्तेदारों और सहेलियों को फ़ोन लगा लिया, जिनसे वो चाहते हुए भी बात नहीं कर पाती थी। फ़ोन मिलाते ही मनोरमा जी की पुरानी और प्रिय सखी सावित्री ने कहा, आज तुझे मेरी याद कैसे आई? तो मनोरमा जी बोली, बस बहन आज बहुत समय बाद फ्री हुई हूँ, पर तूने भी तो मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। तो सावित्री बोली, मैं तो तुझे बहुत याद करती हूँ। हम सब सहेलियाँ तो अधिकतर मिल ही लेती हैं, बस तू ही गायब रहती है। कई बार हम सब ने तेरे लैंडलाइन पर कॉल भी किया, पर तेरी बहू ने हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। अच्छा बता, अब कब आ रही है हम सबसे मिलने? तो मनोरमा जी बोली, मैं रमेश से पूछकर बताऊंगी। यदि उसके पास समय होगा तो मैं किसी दिन ज़रूर मिलने आऊँगी। कुछ देर बातें करके मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया। दोपहर को रमेश जल्दी घर आ गया। आते वक्त बाहर से मनोरमा जी की मनपसंद का खाना भी लाया था। दोनों माँ बेटे ने साथ बैठकर खाना खाया। तभी मनोरमा जी ने कहा, बेटा मुझे मेरी सहेली सावित्री और बाकी सब बहुत याद कर रही हैं, क्या तू मुझे उनसे मिलाने के लिए ले चलेगा? तो रमेश बोला, हाँ बिल्कुल ले चलूँगा माँ, हम कल ही चलेंगे। तो मनोरमा जी खुश हो गई। वो जानती थी कि रमेश उसे कभी ना नहीं कहेगा, परंतु उसने खुद ही उसकी शादी के बाद संकोचवश में रमेश से अपने मन की बात कहना ही छोड़ दिया था। आज रमेश की बात सुनकर मनोरमा जी को लग रहा था कि वो उसकी भूल थी। उसका बेटा आज भी उसकी किसी बात को नहीं टाल सकता। रात को दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो गए और अगले दिन मनोरमा जी बहुत दिनों बाद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छी सी साड़ी पहन अपने आप को आईने में निहारा। उसे फुर्सत ही नहीं मिली ऐसे अपने आप को देखने की। थक जो इतनी जाती थी, काम के बाद सीधी बिस्तर पर लेट जाती थी। तभी रमेश ने आवाज़ देते हुए कहा कि चलो माँ, देरी हो जाएगी। ताला लगाकर मनोरमा जी रमेश की बाइक पर बैठकर अपनी सहेलियों के संग मिलने के लिए निकल गई। आज उसका मन बहुत खुशी से भर गया था। न जाने आज कितने समय बाद उसने इस खुले वातावरण में सांस ली होगी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे सावित्री के घर पहुँच गए। वहाँ सभी सहेलियाँ मनोरमा जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी सहेलियाँ बातों में खो गई। कब समय बीता पता ही न चला।
शाम को ऑफिस से आने के बाद रमेश ने कहा, माँ चलें क्या? शाम हो गई है। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। आज सभी सहेलियों से मिलकर मनोरमा जी बहुत खुश थी। घर जाते समय रमेश ने गाड़ी ठेले पर रोक दी और बोला, चलो माँ, पानी पूरी खाकर आते हैं। तो मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस उम्र में इस तरह यहाँ खड़े होकर। मनोरमा जी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही रमेश बोल पड़ा, माँ तुम भी ना कितना सोचती हो। चलो भी अब। दोनों पानी पूरी खाई और घर आ गए। रात को खाना पीना खा पीकर दोनों माँ बेटे अपने अपने कमरे में सोने चले गई। मनोरमा जी भी थक गई थी तो लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई, पर मन ही मन आज बहुत खुश थी। बहुत समय बाद उसने इतना खुलकर जीवन जिया था। तभी रमेश ने आवाज़ दी, माँ सो गई क्या? नहीं बेटा, नींद नहीं आई है, आजा अंदर आजा। तो रमेश अंदर आ गया और मनोरमा जी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, आज तुम बहुत थक गई होगी ना माँ? तो मनोरमा जी बोली, हाँ थक तो गई हूँ बेटा, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत समय बाद मेरी सहेलियों से मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। तूने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी बेटा, कब से मिलने का सोच रही थी। तो रमेश बोला, माँ सच कहूँ तो मुझे भी उन सबसे मिलकर अच्छा लगा। जो उन लोगों में प्रेम और अपनापन है वो आज के लोगों में कहाँ। लेकिन क्या करें माँ, अपनी व्यस्तताओं के कारण हम अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। पर माँ, ऐसा क्यों होता है? जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं उन्हें जाकर भी समय नहीं दे पाते। कहते कहते रमेश भावुक हो गया। तो मनोरमा जी बोली, क्या हुआ बेटा? असली चीज है इंसान का मन। यदि इंसान के मन में प्रेम और अपनापन है तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि उसे हर समय व्यक्त किया जाए। रमेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ। वो कहते कहते रमेश रुक गया, लेकिन मनोरमा जी अपने बेटे के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से पढ़ पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। रमेश का बेरुखी भरा व्यवहार उससे छिपा नहीं था, पर यह भी तो सच है कि खुद उसी ने बचपन में रमेश को सिखाया था कि बेटा, किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सा सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। आज रमेश के व्यवहार और बातों से ही मनोरमा जी इतना समझ गई थी कि उसका बेटा बदला नहीं है। आज भी उसके लिए अपनी माँ के मन में वही प्यार और स्नेह है जो बचपन में था। तमाम कोशिशों के बाद भी रचना रमेश के मन से माँ का प्रेम कम नहीं कर पाई थी। अपने बेटे की बेबसी देखकर मनोरमा जी का भी मन भर आया। उसने रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटा, जाकर सो जा। सुबह रचना को स्टेशन लेने भी जाना है ना। तो रमेश बोला, माँ, कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर तुम्हारे बेटे को कोई बदल नहीं पाएगा। वो सदा तुम्हारा बेटा ही रहेगा। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। घर में माँ के साथ हो रहे व्यवहार से रमेश अनजान ना था, बस वो मजबूर था, इसलिए कुछ ही शब्दों में वो अपने मन की बात कह गया। रमेश के बाहर जाने के बाद मनोरमा जी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आज ये आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। वो सोच रही थी कि उसका बेटा उससे दूर हो गया है, बदल गया है, बहू का गुलाम बन गया है, लेकिन उसकी ये सोच आज गलत साबित हुई। अब मनोरमा जी को अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। वो जान गई थी कि उसका बेटा बस लाचार है। उधर कमरे में रमेश भी बेचैन था। आज उसने बहुत समय बाद अपनी माँ को इतना खुश देखा था। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और ये ठान लिया कि अब से माँ अपनी मर्जी से जिएगी, खुलकर आज़ादी से जिएगी। अगले दिन रचना लौट आई। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी रमेश ने रचना से कहा, रचना, मेरा प्रमोशन हो गया है,
सैलरी 2 गुनी हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ घर के कामों के लिए एक कामवाली बाई रख लेते हैं। माँ और तुम दोनों ने बहुत काम कर लिया, अब हम सक्षम हैं। ये सुन रचना ने भी हाँ कर दी। तभी रमेश ने मनोरमा जी से कहा, माँ, अब तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो करना, खुलकर जियो, जिससे बातें करनी हो करो, जहाँ जाना है जाओ। ये सुनकर रचना ने कहा, पर रमेश। आगे रचना कुछ कहती, इससे पहले ही रमेश ने कहा, रचना, माँ को भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए प्लीज आप बीच में ना बोलें, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तो रचना भी चुप हो गई, क्योंकि इससे पहले रमेश ने कभी भी उसके साथ ऐसे बात नहीं की थी। इसलिए रमेश का गुस्सा देखकर आज वो हैरान थी कि आज रमेश को न जाने क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। खैर जो भी था, पर आज रमेश के सामने उसकी जुबान ना खुली। आज रमेश भी सोच रहा था कि काश उसने पहले ही ये कदम उठा लिया होता तो अच्छा होता। मनोरमा जी भी खुश थी कि अब वो आज़ादी से जिएगी, सुबह सैर पर जाएगी, सहेलियों से मिलेगी, धार्मिक किताबें पढ़ेगी, अपनी हर इच्छा को पूरा करेगी। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि आज उसका बेटा उसके साथ था। खुशी के कारण मनोरमा जी की आंखें नम हो आई। माँ को खुश देखकर रमेश भी खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो हर रोज अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालेगा। माँ तो माँ होती है, वो दुख सह लेगी पर शिकायत कभी नहीं करेगी। इसलिए माँ की खुशी का ख्याल रखना भी बेटे का फर्ज होता है। तो मैं भी बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। तेरा बेटा तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा माँ। मन ही मन सोचते हुए रमेश अपनी माँ को निहार रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।